वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम बीएनएसएस का सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज स्टार्ट करते हैं। पहला जो है सेक्शन 2A श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताता है, यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का क्या मतलब है? इससे श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी हैं जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का क्या मतलब है? इसके अंतर्गत जो है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पर्पस के लिए क्या करते हैं हम? पहचान करते हैं ना, पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करते हैं, तलाशी और अभिग्रहण करते हैं, यानी कि उसको सर्च करते हैं, सीज और एविडेंसेस के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन है उसको क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसमिट किया जाता है, पारेषण किया जाता है। ये हो गया हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। सेक्शन 2B ये कहता है बेल। बेल क्या होता है? बेल होता है किसी अभियुक्त की या संदिग्ध व्यक्ति की बेल दी जाती है। बेल किसके द्वारा दी जाएगी? वो किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा दी जाती है। कैसे दी जाती है? या तो किसी बंद पत्र पर दिया जाएगा या किसी जमानत पत्र पर दिया जाएगा। और कहाँ से उसे छोड़ा जाता है? जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको जो है विधि की अभिरक्षा से छोड़ा जाता है। आइए हम देखते हैं बेल। बेल को सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। जमानत से क्या मतलब है? जमानत से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है। यह है सेक्शन 2B यानी कि जमानत। ये जमानत को कहाँ बताया गया है? जमानत को जब हम बीएनएस का शेड्यूल्स देखते हैं, फर्स्ट शेड्यूल्स देखते हैं, उसमें जो है ये बताया गया है कि ये जो ऑफेंसेस होते हैं हमारे वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल होते हैं। तो वहाँ पर हमारा बेलेबल को डिफाइन किया गया है। अब आता है हमारा 2C जमानती अपराध। जमानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस से मतलब है कि जो कि हमारे बीएनएसएस में जो फर्स्ट शेड्यूल्स में बेलेबल बताया गया है या किसी अन्य लॉ में बेलेबल बनाया गया हो। अब हम डेफिनेशन देखते हैं 2C बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तस्मै प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, यानी कि बेलेबल बनाया गया है। और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है, यानी कि जो कि बेलेबल नहीं है वो हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं। ये जो बीएनएसएस का शेड्यूल्स है, फर्स्ट शेड्यूल्स है, उसमें हम लिस्ट 5th देखते हैं तो वो हमारा बेलेबल और नॉन बेलेबल की बात करता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2D बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या होता है? यानी कि जमानत पत्र। जमानत पत्र से क्या होता है? जमानत पत्र में प्रतिभूति के साथ किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है, यानी कि अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को जो प्रतिभूति के साथ छोड़ा जाता है वो हमारा जमानत पत्र होता है। यह है हमारा सेक्शन 2D बेल बॉन्ड यानी कि जमानत पत्र। जमानत पत्र से प्रतिभूति के साथ यानी कि विद सिक्योरिटी छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है। सेक्शन 2E कहता है हमारा बॉन्ड की बात करता है। बॉन्ड मतलब बंद पत्र। बंद पत्र क्या होता है? यहाँ पर होता है प्रतिभूति के बिना यानी कि विदाउट सिक्योरिटी छोड़े जाने के लिए बात करता है। 2E बंद पत्र से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिगत बंद पत्र या वचनबद्ध अभिप्रेत है, यानी कि कोई पर्सनली बाउंड होता है, वो पर्सन जो है पर्सनली बाउंड है या वो व्यक्ति जो होता है पर्सनली बाउंड होता है विदाउट श्योरिटी, यानी कि उसमें उसको कोई श्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये है हमारा सेक्शन 2E यानी कि बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड यानी कि बंद पत्र। बंद पत्र से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिगत बंद पत्र या वचनबद्ध अभिप्रेत है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2F। सेक्शन 2F चार्ज की बात करता है। चार्ज मतलब आरोप। आरोप क्या होता है? आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष है, यानी कि जब किसी जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड पर एक से अधिक चार्जेस लग रहे हैं, जैसे कि सपोज थेफ्ट और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इस तरीके से चार्जेस लग रहे हैं, तो उनमें जो हेड होगा वो ऑफेंस का जो है कि माना जाएगा, वो हमारा चार्ज मेन हेड जो है चार्ज होगा वो।
सेक्शन 2G कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध को कहाँ बताया गया? वही हम जब हम बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल्स देखते हैं तो उसमें जो है लिस्ट 4 है, उसमें जो है ऑफेंसेस की रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शंस है। तो उसमें कहा गया है कि कोई भी ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें एक लिस्ट बनाई गई है, वो लिस्ट 4 है इसमें। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? यानी कि संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि बिना वारंट के, यानी कि कोई भी ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल होगा, जो कि फर्स्ट शेड्यूल्स में या किसी अनदर लॉ में मेंशन किया गया है, तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स है वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये हमारा सेक्शन 2G। इसमें हम रीड विद कर सकते हैं सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है वो है हमारा सेक्शन 2O में, उसे हम बाद में देखते हैं। अब है हमारा सेक्शन 2H। सेक्शन 2H कंप्लेंट की बात करता है। यानी कि परिवाद क्या होता है? परिवाद जो है जहाँ पर कि हमारा असंज्ञेय अपराध होता है, यानी कि जहाँ पर कोई सीरियस मैटर का ऑफेंस नहीं हुआ है, तो वहाँ पर किसी भी अभियुक्त द्वारा जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया जाता है। परिवाद किस रूप में किया जा सकता है? परिवाद जो है मौखिक या लिखित रूप में, किसी भी रूप में किया जा सकता है। किसके खिलाफ किया जा सकता है? चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात पर्सन के खिलाफ किया जा सकता है। यानी कि परिवाद में सेक्शन 2H परिवाद। परिवाद से क्या है? परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उसमें किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है। यानी कि मजिस्ट्रेट को कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से या तो रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो, कोई स्टेटमेंट किया गया हो, वो किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उसे स्टेटमेंट किया गया है। स्टेटमेंट किसके खिलाफ किया गया है? चाहे वह नॉन पर्सन के खिलाफ हो या अननोन पर्सन के खिलाफ हो। और बट इसके अंदर पुलिस रिपोर्ट नहीं है। पुलिस रिपोर्ट नहीं है क्योंकि जो है कि परिवाद उन मामलों में किया जाता है जो असंज्ञेय अपराध है, और पुलिस रिपोर्ट जो है कि संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस रिपोर्ट आती है, इसलिए पुलिस रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन में ये बात बोली गई है कि ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के पश्चात किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, यानी कि असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट, यानी कि पुलिस ऑफिसर जो है उसने जो रिपोर्ट की है उसको परिवाद समझी जाएगी, और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन के पश्चात उसे ये पता चलता है कि वो असंज्ञेय अपराध का जो है किया जाना प्रकट होता है, तो फिर जो पुलिस ऑफिसर्स है इसकी रिपोर्ट जो है वो परिवाद समझा जाएगा, और जो उसकी रिपोर्ट करने वाला है, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स है वो परिवादी समझा जाएगा। सेक्शन 2I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस की बात करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होता है? सेक्शन 2I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या अन्य जो वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस होते हैं, यानी कि अन्य बेतार दूरसंचार युक्ति या कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर, यानी कि ऑडियो वीडियो प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, यानी कि कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए सम्मिलित है, चाहे वो लिखित रूप में हो, मौखिक रूप में हो या सचित्र सूचना मतलब पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन के थ्रू हो, या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, जिसे चाहे जो है किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को या किसी एक युक्ति यानी कि किसी एक डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस को या किसी एक व्यक्ति से किसी डिवाइस को या किसी डिवाइस से किसी व्यक्ति को पारित या अंतरित किया जाता है, यानी कि उस ऐसी जो कम्युनिकेशन है उसको ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट किया जाता है। सेक्शन 2J हाई कोर्ट की बात करता है, यानी कि उच्च न्यायालय क्या होगा कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय
बी पॉइंट कहते हैं कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी अदर स्टेट के जो उच्च न्यायालय है उसका विस्तार जो है उस संघ राज्य क्षेत्र पर होता है तो वह उच्च न्यायालय माना जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, यानी कि कोई अदर यूनियन टेरिटरी है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से अलावा उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि उस यूनियन टेरिटरी का जो क्रिमिनल कोर्ट का जो अपीलेट कोर्ट होगा वो माना जाएगा हमारा हाई कोर्ट। सेक्शन 2J हाई कोर्ट बात करता है। सेक्शन 2K इंक्वायरी की बात करता है। इंक्वायरी मतलब जांच किसके द्वारा किया जाएगा? जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सेक्शन 2K इंक्वायरी यानी कि जांच से विचारण से भिन्न, यानी कि ट्रायल से अलावा, ट्रायल से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। सेक्शन 2L यानी कि इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण जो है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया है उस व्यक्ति द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और किस लिए किया जाता है? वो साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता है। यानी कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ये BNSS में न्यू एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है जो कि CRPC में हमारे नहीं था। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि जहाँ किसी विशेष अधिनियम यानी कि स्पेशल एक्ट के उपबंधों में से कोई भी इस संहिता के उपबंधों से असंगत है वहाँ विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। यानी कि जहाँ किसी स्पेशल एक्ट का कोई प्रोविजंस है और वो BNSS के प्रोविजन से इनकन्सिस्टेंस है यानी कि असंगत है, यानी कि उससे मेल नहीं खाता है, तो वहाँ पर जो है स्पेशल जो एक्ट होगा वो प्रिवेल होगा, यानी कि वो अभिभावी होगा, यानी कि BNSS वहाँ पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 2M जुडिशल प्रोसीडिंग की बात करता है, यानी कि न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई क्या होता है? न्यायिक कार्रवाई वो होता है जो साक्ष्य जो है वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है। यानी कि न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही आती है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। यह होता है हमारा सेक्शन 2M यानी कि जुडिशल प्रोसीडिंग। सेक्शन 2N लोकल जुडिक्शंस यानी कि स्थानीय अधिकारता। स्थानीय अधिकारता क्या होता है कि किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट के संबंध में, यानी कि जो जुडिक्शंस है वो किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है? किसी न्यायालय के या किसी मजिस्ट्रेट के संबंध में। वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। यानी कि लोकल जुडिक्शंस क्या होता है? लोकल जुडिक्शंस से वह लोकल एरिया जो है अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत जो है न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी सभी पावर का यूज़ कर सकते हैं या कुछ पावर का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा और उसके पूरे जो लोकल एरिया है उसमें संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय द नोटिफिकेशन नोटिफाई करे। ये था हमारा सेक्शन 2N लोकल जुडिक्शंस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2O। सेक्शन 2O नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध क्या होता है? असंज्ञेय अपराध होता है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी जो होता है वो वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। यानी कि पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता, यानी कि विदाउट वारंट वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यह है हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ डिफाइन था? सेक्शन 2G में डिफाइन था कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना। सेक्शन 2G कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफाइन था। इसको हम रीड विद कर सकते हैं सेक्शन 2O से, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से। यानी कि कॉग्निजेबल में क्या होता है? जिसमें पुलिस अधिकारी जो है वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और सेक्शन 2O नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध में जिसमें कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। सेक्शन 2P नोटिफिकेशन की बात करता है, यानी कि अधिसूचना। अधिसूचना से क्या मतलब है कि कोई भी जो राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है वो हमारा नोटिफिकेशन हो गया, यानी कि सेक्शन 2P।
सेक्शन 2 क्यों, ऑफेंस, ऑफेंस यानी कि हिंदी में बोलेंगे क्यों को। अपराध, अपराध से क्या मतलब है, अपराध से कोई ऐसा एक्ट या कोई ओमिशंस अभिप्रेत है, यानी कि कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। यानी कि ऑफेंस क्या माना जाएगा, ऑफेंस में माना जाएगा कि कोई ऐसा एक्ट है या कोई ओमिशन हुआ है जो किसी विधि द्वारा पनिशेबल है। और इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी आएगा जो पशु अतिचार अधिनियम यानी कि एनिमल ट्रेसपास जो है एक्ट, कैटल ट्रेसपास एक्ट, जिसके संबंध में पशु अतिचार अधिनियम यानी 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सकेगा। यानी ऑफेंसेस के अंतर्गत क्या आएगा, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन आता है जो कि किसी विधि द्वारा पनिशेबल बनाया गया है, या किसी पशु अतिचार अधिनियम 1871 के अंतर्गत कोई कंप्लेंट फाइल किया गया है सेक्शन 20 के अंतर्गत, ये हमारे ऑफेंस माने जाएंगे यानी कि अपराध। और अपराध को बीएनएस में कहाँ डिफाइन था, अपराध को बीएनएस में सेक्शन 2 के 24 में डिफाइन था। सेक्शन 2R, सेक्शन 2R ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी कौन होता है, यानी कि जब पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी थाने में अनुपस्थित है या बीमारी या अन्य कारण की वजह से वो कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, तब उस परिस्थिति में उस अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे जो व्यक्ति है और जो कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। यानी कि पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी कौन होगा, यानी कि पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी जो है जब वो बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण की वजह से थाने में अनुपस्थित रहता है, तो उस जो पुलिस थाने का अधिकारी है उस अधिकारी से जो निम्नतर पंक्ति का है उससे ठीक नीचे रैंक का जो व्यक्ति है वो हमारा पुलिस थाने का भाषाधक अधिकारी माना जाएगा, या जो स्टेट गवर्नमेंट जैसा नोटिफाई करे, जो डायरेक्शन दे वो माना जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जो होगा वो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का होना चाहिए। तो सेक्शन 2S प्लेस की बात करता है। प्लेस मतलब स्थान, स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी है। यानी कि जब स्थान होगा, यानी जब हम कहते हैं कि प्लेस, तो प्लेस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान आता है। सेक्शन 2T में कहा गया है पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट से क्या मतलब है, पुलिस रिपोर्ट से जो सेक्शन 193 की धारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। यानी कि पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट मानी जाती है कि जो कि सेक्शन 193 की सबसेक्शन 3 में मेंशन किया गया है, और पुलिस रिपोर्ट का है सेक्शन 2T में पुलिस रिपोर्ट है। सेक्शन 2U पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन से क्या मतलब है, पुलिस स्टेशन से कोई भी ऐसी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट साधारणता या विशेषता पुलिस थाना घोषित किया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। यानी कि पुलिस स्टेशन कौन सा माना जाएगा, यानी कि पुलिस थाना जो है ऐसी कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय द नोटिफिकेशन उसको ये बताए कि हाँ ये जो प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है, वो पुलिस थाना माना जाएगा, तो वहाँ से वो स्थान जो है पुलिस स्टेशन माना जाएगा। सेक्शन 2V पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है, जो कि पहले जो है CRPC में सेक्शन 2U में मेंशन था। लोक अभियोजक अभी जो है 2V में मेंशन है। यानी कि लोक अभियोजक कौन माना जाएगा, जो धारा 18 के अधीन कोई व्यक्ति जो नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत लोक अभियोजन के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 2V में जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो व्यक्ति होता है जिसकी अपॉइंटमेंट सेक्शन 18 के अधीन किया गया हो, या उसके अंतर्गत जो है ऐसे लोक अभियोजक जो है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी डायरेक्शन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो भी हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा सेक्शन 2V में। सेक्शन 2W सब डिवीज़न मतलब उपखंड से क्या मतलब है, किसी डिस्ट्रिक्ट के उपखंड अभिप्रेत है। यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, वो हमारा सब डिवीज़न होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी 2X यानी कि समन यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसे
टू एक्स समन केस। समन केस से क्या मतलब है? समन मामला से ऐसा मामला विपरीत है जो किसी अपराध से संबंधित है, यानी कि जो किसी ऑफेंस से तो रिलेटेड है लेकिन जो वारंट मामला नहीं है। यानी कि वारंट मामला कौन सा है? वारंट मामला सेक्शन 2Z में डिफाइन है। यानी कि वारंट मामला क्या होता है? वारंट मामला से ऐसा मामला विपरीत होता है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। यानी कि वारंट केस वो माना जाएगा कि जो कि 2 साल से अधिक किसी पनिशमेंट से पनिशेबल है, वो हमारा वारंट केस होगा। और सेक्शन 2Y विक्टिम की बात करता है। विक्टिम यानी कि पीड़ित में कौन व्यक्ति आएगा? यानी कि पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोभ के कारण, यानी कि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड के या तो किसी एक्ट के द्वारा या किसी ओमिशन के कारण जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या हुआ हो? हानि हुई हो या क्षतिकारित हुई है। और इसके अंतर्गत यानी कि पीड़ित के अंतर्गत उसके संरक्षक या विधिक वारिश भी आते हैं। यानी कि जो अभियुक्त के कार्य या लोभ के कारण जब किसी व्यक्ति को हानि या क्षति होती है उसको हम पीड़ित कहते हैं। और पीड़ित के अंतर्गत उस जो व्यक्ति है उसका संरक्षक या विधिक वारिश भी माना जाता है। अब हम सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है, यानी कि जो ऐसे कोई भी टर्म्स या डेफिनेशन जो कि BNSS में डिफाइंड नहीं है किंतु वो IT एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में या भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है, तो वहाँ वही अर्थ लिए जाएंगे जो उसके उस अधिनियम और संहिता में हैं। इन शॉर्ट, जो भी BNSS में जो चीज़ें डिफाइंड नहीं है उसको जो कि IT एक्ट में यदि डिफाइंड है तो वहाँ से लिया जाएगा, या फिर भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड है तो वहाँ से उस चीज़ को कवर किया जाएगा, यानी कि वहाँ से वो डेफिनेशन लिया जाएगा। सेक्शन थर्ड जो है कंस्ट्रक्शंस की बात करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस यानी कि निर्देशों का अर्थ लगाया जाना, यानी कि जहाँ पर हमें किसी मजिस्ट्रेट की बात करता है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कौन आएगा? या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आएगा या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट आएगा। और जो है जहाँ इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य, यानी कि मजिस्ट्रेट कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो वो कार्य कर सकते हैं साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्विलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की, यानी कि कोई पेनल्टी दी जा रही हो या कोई पनिशमेंट दिया जा रहा हो, कोई इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण, जांच या विचारण लंबित रहने तक अभिरक्षा में निरोध की आशंका में डालता हो, या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना हो, वहाँ वे कृत्य इस संहिता के मंदों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा कौन कौन से वर्क किए जाएंगे? जैसे साक्ष्य का मूल्यांकन करना, छानबीन करना, किसी पेनल्टी को देना, या फिर इन्वेस्टिगेशन करना, या इंक्वायरी या ट्रायल लंबित रहने तक उसको कस्टडी में डालना है। ये सारे कार्य जो है हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के होंगे। दूसरी बात कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी कि जो प्रशासनिक या कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो वो जो है लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं या लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं या फिर लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे कि अनुज्ञप्ति का अनुदान यानी कि लाइसेंस को ग्रांट किया जाना, या अनुज्ञप्ति का निलंबन लाइसेंस का सस्पेंड किया जाना या रद्द किया जाना, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन वापस लेना, यानी कि किसी प्रोसिक्यूशन जो है जो मैटर चला गया है कोर्ट में उसको वापस लेना है, वहाँ के खंडकों के बंदों के दिन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये सारे कार्य जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। यानी कि जब किसी लाइसेंस को देना है या ग्रांट उसको सस्पेंड करना है या कैंसिल किया जाना है तो ऐसे कार्य हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कार्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 4 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधी का विचारण जो ऐसे ऑफेंडर्स हैं, जैसे ऐसे अक्यूज्ड हैं जिनको कि भारतीय न्याय संहिता में पनिशमेंट दिया गया है, तो उनके जो पनिशमेंट है उसका ट्रायल कहाँ से होगा? तो ट्रायल जो है वो हमारा BNSS के थ्रू होगा। और ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कहता है कि यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, यानी कि सारे जो ऑफेंसेस हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल हो, और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई जिसके अंतर्गत अंतर्विष्ट बंदे के अनुसार की जाएगी। यानी कि BNSS में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो सारी चीज़ें हमारे CRPC के अंतर्गत की जाएगी। और किसी अन्य विधि के अधीन
किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच या विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं बंदों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तस्में प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी। यानी कि किसी अन्य लॉ में यदि वहाँ का कोई प्रोसीजरल लॉ बनाया गया है तो वो उसके थ्रू कवर किया जाएगा, और किसी का जो है प्रोसीजरल लॉ नहीं है कि उसका कैसे कैसे किया जाना है, जो एक्ट हुआ है, जो कार्य हुआ है, उसका प्रोसीजर, उसकी प्रक्रिया क्या है, और यदि प्रक्रिया को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है तो वो BNSS के थ्रू कवर किया जाएगा। सेक्शन 5 सेविंग क्लोज की बात करता है, यानी कि सेविंग क्लोज में ये बात बोली गई है कि BNSS जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, ये किसी स्पेशल लॉ या किसी लोकल एरियाज पे, यानी कि किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष प्रारूप पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि जो हमारा BNSS है, जहाँ पर कोई विशेष लॉ बनाया गया है या कोई लोकल लॉज बनाए गए हैं, तो वहाँ पर BNSS का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से हम चैप्टर 1 आज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।